नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का है और बात ऋषिदा की भी होगी, ऋषिकेश मुखर्जी। और लेकर चलेंगे आपको 70 के उस दौर में जब राजेश खन्ना किसी की पकड़ में नहीं थे। किसी की पकड़ में आ जाएं तो समझ लीजिए कि आज उस पर ईश्वर मेहरबान है, खुदा की उस पर कोई असीम कृपा हुई है। ये साल 1970 है और 1970 खत्म होते होते इंडस्ट्री में राजेश खन्ना का कद और ज्यादा बढ़ गया था। एक के बाद एक हिट फिल्मों की बदौलत उन्होंने देश भर के सिनेमाघरों पर जैसे कब्जा ही कर लिया था। ज्यादातर थिएटरों में उनकी ही अलग अलग फिल्में चल रही थीं, जिन्हें देखने के लिए उनके दीवाने फैंस लाइन लगाए हुए थे। और एक थिएटर से निकलकर दीवाने फैंस दूसरे थिएटर में राजेश खन्ना की ही दूसरी फिल्म देखने के लिए निकल पड़ते थे। यूं लगता था कि सारा मुल्क सिर्फ दो ही काम करता है, खाता पीता सोता है और राजेश खन्ना की फिल्में देखता है। ये राजेश खन्ना के करियर का शानदार साल था। कटी पतंग, द ट्रेन और आन मिलो सजना को भी दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। उनकी ये फिल्में कमर्शियल तौर पर कामयाब तो थी ही, म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर भी थीं। कटी पतंग के साथ तो राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की बेमिसाल तिकड़ी पूरे फॉर्म में थी। और यूं लगता था कि एक एक गाना, एक एक गीत, संगीत बिल्कुल सब कुछ परफेक्ट है, मजा हुआ है और शायद राजेश खन्ना के लिए ही बना है। फिल्म कटी पतंग में भी कहानी आशा पारेख के इर्द गिर्द ही घूमती थी, लेकिन राजेश खन्ना का जादू इस महिला प्रधान फिल्म में भी सिर चढ़कर बोला। दर्शकों के ऊपर उनका सम्मोहन जैसे हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ता जा रहा था। और इसी दौर में उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म साइन की, आनंद। ऋषिकेश मुखर्जी ने उस जमाने के कुछ मशहूर एक्टर्स से आनंद के लीड रोल के लिए बात की थी, लेकिन अंत में फैसला राजेश खन्ना के पक्ष में हुआ। और अपने कठोर अनुशासन के लिए मशहूर ऋषिकेश मुखर्जी आनंद की शूटिंग को जल्द से जल्द पूरी करना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना के पास तो स्क्रिप्ट पढ़ने तक की फुर्सत नहीं थी। वो एक मशीन की तरह दिन रात काम में डूबे हुए थे और ज्यादा काम की वजह से वो बेचैन रहने लगे थे। और अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन आनंद फिल्म की शूटिंग मेरे करियर के सबसे व्यस्त दौर में हुई थी। मैं बहुत बिजी था उन दिनों और ज्यादा काम के दबाव से मैं बुरी तरीके से परेशान भी हो रहा था। लोगों को ये बताते बताते मेरा गला खराब हो चुका था कि मैं नई फिल्में साइन नहीं कर सकता। मगर किसी को परवाह नहीं थी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरे पास किलो के हिसाब से फिल्में तो थीं, मगर डेट्स नहीं थीं। मुझ पर ज्यादा काम लेने, अव्यवस्थित और लालची होने तक के आरोप लगे। मैं ऐसा नहीं था, मेरी परेशानी ये थी कि मुझे ना कहना नहीं आता था। जितने ज्यादा फैंस के खत मुझे मिलते थे, मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। ये अजीब बात है, लेकिन एक एक्टर का असली संघर्ष उसकी कामयाबी के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि उससे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं लोगों की। और फिर वो उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात अपने आप को खपा देता है। उसे लगता है कि वो जितना ज्यादा काम करे, जितना ज्यादा लोगों के बीच रहे, जितनी ज्यादा फिल्में करे, उतना उसके करियर के लिए अच्छा है, उतना उसके दर्शकों की चाहत के लिए अच्छा है। शायद राजेश खन्ना भी यही सोच रहे थे और धड़ाधड़ फिल्में साइन किए जा रहे थे। शायद इसी दबाव को कम करने के लिए राजेश खन्ना ने हर शाम दोस्तों के साथ महफिल जमानी भी शुरू कर दी। शराब की चुस्कियों के साथ दोस्तों से दिल की बातें दिन भर की थकान के बाद उन्हें एक अजीब सा आराम देती थी। जैसे जैसे रात घिरती, शराब बहती जाती, बातों और कहकहों की आवाज ऊंची होती जाती। ये माहौल राजेश खन्ना को उनके थिएटर के दिनों की याद दिलाता था, जब सिगरेट के धुएं भरी शामों के बीच ऐसी महफिलों में नए आइडिया और कहानियों पर चर्चा होती थी। वो दोबारा वैसी ही महफिलें जमाना चाहते थे। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों को बुलाया जाता और शानदार खाना और शराब परोसी जाती। ये महफिलें उनकी
आउटडोर शूटिंग के दौरान भी जारी रहती थी। राजेश खन्ना बहुत उदार थे और बड़े दिल वाले मेजबान थे। मतलब शानो शौकत उनकी ऐसी थी और खाने खिलाने के ऐसे शौकीन कि कोई क्या ही मेजबानी करेगा राजेश खन्ना के आगे। जितने ऊंचे कद के, जितने बड़े वो मेजबान थे, उनके जैसा तो फिर मेजबानी में कोई हुआ ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, एक राज कपूर साहब का नाम लिया जाता है, लेकिन राजेश खन्ना जितने बड़े दिलदार थे ना, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान बताती हैं कि उनका मेहमान होने का मतलब था कि आपको जो मिलेगा वो बेहतरीन होगा। वो कहती हैं कि एक बार उनके होटल के स्वीट में डिनर करते समय मैं बातों में व्यस्त थी, तो मैंने ध्यान दिया कि वो हर बार जब गर्म रोटी आती तो राजेश खन्ना खामोशी से मेरी प्लेट से ठंडी रोटी उठाकर अपनी प्लेट में रख लेते ताकि गर्म रोटी मेरी प्लेट में रखी जा सके। मतलब इतना वो गौर करते थे। और ये तब की बात है जब वो सुपरस्टार थे, द ग्रेट राजेश खन्ना, द सुपरस्टार। ये उस दौर की बात है। वो कहती हैं कि सच कहूं तो मैं किसी और सुपरस्टार या किसी छोटी मोटी हस्ती को भी नहीं जानती जो राजेश खन्ना जैसा अद्भुत मेजबान हो। भारतीय एस प्रधान वरिष्ठ पत्रकार थी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कवर करती थी, और उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में कहा था। लेकिन समय के साथ ये महफिलें अब राजेश खन्ना की आदत बनती जा रही थी। थकान और दबाव से निपटने के लिए राजेश खन्ना अब इन पर निर्भर होने लगे थे। परेशानी ये थी कि महफिल और शराब का ये दौर ज्यादातर आधी रात तक चलता था और इसकी भरपाई होती थी सुबह देर तक सोने से। तो राजेश खन्ना सुबह देर से सोकर उठते और फिर शूटिंग पर भी देर से पहुंचते। एक इंटरव्यू में बात के दिनों में राजेश खन्ना कहते हैं कि मेरी फिल्में जितनी ज्यादा हिट हो रही थीं, उतनी ही ज्यादा मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और एक दिन मैं सेट पर ऐसी ही सोच में डूबा हुआ था जब ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझसे अचानक से पूछा, काका तुमने आखिरी बार सूरज उगते हुए कब देखा था? राजेश खन्ना इसका क्या जवाब देते, वो मुस्कुरा दिए। मेरे जवाब की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहा। वो मेरा जवाब जानते थे। और उस दौर को याद करते हुए राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में यह बात कही थी कि वाकई मुझे याद नहीं था मैंने आखिरी बार सूरज उगते हुए कब देखा था। राजेश खन्ना ऋषिकेश मुखर्जी की सीधी बात कहने की आदत और दार्शनिक समझ के भी कायल थे। ऋषिदा उन चंद निर्देशकों में से थे जो राजेश खन्ना को उनके स्टार वाले नखरों के लिए डांट सकते थे। राजेश खन्ना को उनकी डांट बुरी भी नहीं लगती थी। उन्हें आनंद की कहानी बहुत पसंद आई थी और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ काम करने के लिए उन्होंने अपनी मार्केट प्राइस से कम पैसों पर आनंद साइन कर ली थी। आनंद की कहानी में एक अहम रोल डॉक्टर भास्कर बनर्जी का भी था। एक लंबे और बेहद पतले नए अभिनेता अमिताभ बच्चन ने पिछले ही साल इस फिल्म की रिलीज से 7 हिंदुस्तानी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। उन्हें इस रोल के लिए साइन कर लिया गया और बाद में अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि उनके सेलिब्रिटी स्टेटस की शुरुआत तभी हुई थी जब सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद साइन की थी। और अमिताभ एक जगह लिखते हैं अपने ब्लॉग में कि मैं उनके साथ आनंद में साइन किया गया, ये एक चमत्कार की तरह था, ईश्वर की वो कृपा जिसमें उनकी वजह से मुझे सम्मान दिलाया गया। और जैसे ही किसी को पता चलता कि मैं राजेश खन्ना के साथ काम कर रहा हूं तो उसकी नजरों में मेरी अहमियत अचानक से बढ़ जाती थी और इस बात पर मैं खुद बेहद गर्व महसूस करता था। ये बात अमिताभ बच्चन ने सालों बाद अपने ब्लॉग में कही थी। राजेश खन्ना की असाधारण सफलता को बयां करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक जगह लिखा है कि वो खुद सरल और शांत थे, लेकिन जो उन्माद और फैन फॉलोइंग उन्होंने जगाई वो देखने वाली थी। और ऐसा पहले कभी देखा नहीं गया। 1970 के दौर में उनके फैंस स्पेन से उनसे मिलने आए थे और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अपने ट्रेडमार्क राजेश खन्ना कुर्ता पजामा में वो हमेशा किसी घरेलू लड़के जैसे दिखते, ऐसे कि हर लड़की जिसे अपनी मां से मिलवाना चाहे। लेकिन इन सब के बीच भी उनका अपना आकर्षण, एक अलग ही रुतबा था राजेश खन्ना का। अमिताभ बच्चन कहते हैं,
आनंद की ज्यादातर शूटिंग बंबई के मोहन स्टूडियो में की गई और ऋषिकेश मुखर्जी ने तकरीबन 1 महीने में ही फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली। आनंद में अहम किरदार निभाने वाले वरिष्ठ अभिनेता रमेश देव ने शूटिंग के पलों को याद करते हुए बताया कि उस दौरान राजेश खन्ना एक अलग फिल्मों की शूटिंग में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उन्हें पूरी तरह अंदाजा ही नहीं था कि आनंद के सेट्स पर हो क्या रहा है। रमेश की पत्नी सीमा देव का भी आनंद में खास रोल रहा और वो बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में बताती हैं कि शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को गीत के बोल याद नहीं रहते थे, तो इसलिए एक प्रॉम्प्टर उन्हें बोल याद दिलाने के लिए बैठाया जाता था। वो हर लाइन को सुनते थे और फिर अपने होठ हिलाते थे। और इस बात पर यकीन करना वाकई मुश्किल है कि किस तरह वो दिन रात काम करते हुए एक शूटिंग से दूसरी शूटिंग तक भागते भागते अपने सबसे यादगार किरदार आनंद में जान फूंक रहे थे। सेट्स पर राजेश खन्ना के देर से आने की आदत को याद करते हुए रमेश देव कहते हैं कि आनंद की शूटिंग पर जब वो देर से आते थे तो ऋषिदा बहुत गुस्सा होते थे, लेकिन ऋषिदा कहते थे कि पहले राजेश खन्ना को उसका सीन करने दो, फिर गुस्सा करेंगे, वरना सीन खराब हो सकता है। राजेश खन्ना सीन को इतनी अच्छी तरह से निभा जाते थे कि सीन के बाद ऋषिदा उनसे कहते थे कि तुमने इतना अच्छा काम किया है, तुम्हारे 100 गुना माफ, 100 गुना माफ तुम्हारे काका। और ये कहते हुए वो राजेश खन्ना को गले लगा लेते थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।